इन्वेंट्री इन आउट, इन्वेंट्री इन आउट हो रही होती है। तो वहाँ जो फार्मूला या मॉडल फॉलो होता है वो बेसिकली उस पर्टिकुलर मार्ट के लिए तो फंड फ्लो ही होता है कि इन्वेंट्री जा रही है और सेल रिकॉर्ड हो रही है, उसी तरह से उसके पैसे आ रहे हैं तो कैश उसी एट द टाइम ऑफ सेल ही रिकॉर्ड हो रहे होते हैं सिस्टम में। तो वो तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने वाला बंदा है, अगर उसको इस स्मार्ट में नॉर्मली डेफर्ड पेमेंट नहीं होती, कैश पेमेंट ही हो रही होती है, या फिर अगर कैश पेमेंट नहीं हो रही तो किसी कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्वैपिंग हो रही होती है। इम्तियाज़ सुपर स्टोर या चेस प्लस में जहाँ भी जाएँ तो वहाँ पर जो कार्ड यूज़ हो रहे होते हैं, जिस कार्ड से, एटीएम कार्ड से, एचबीएल के, बैंक अलेवी के एटीएम कार्ड से, जो वॉट एवर द बैंक, जिस भी बैंक से आप उसका वहाँ से स्वैपिंग कर रहे होते हैं, तो उस बेसिकली कार्ड से डिडक्ट हो रही होती है पेमेंट। तो ये इसको कहा जाएगा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। इसमें कोई अक्रूवल बेसिस नहीं है, क्योंकि कोई भी डेफर पेमेंट नहीं कर रहा है वहाँ पर जाके, हैंड टू हैंड पेमेंट कर रहे हैं, हैंड टू हैंड रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी। तो इस बेसिस, इस तरह के मॉडल को हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। और जो अक्रूवल बेसिस होती है, जो कंपनी फॉर्म में और उसकी लाइबिलिटी बाद में पे कर रहे होते हैं, इसी तरह से सेल्स मनी बाद में रिकवर हो रही है कस्टमर से, तो इसको हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, कि डबल एंट्री कॉन्सेप्ट होते क्या हैं डेबिट क्रेडिट। अच्छा, मैंने अभी जैसे अर्लियर स्लाइड में एक बताया था कि एक, आपको रिकॉल कर दूं मैं, कि कंपनी के जो एक चार्ट ऑफ अकाउंट होता है, कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट के बाद उस चार्ट अकाउंट यानी कि लेजर्स क्रिएट होते हैं, हेड ऑफ अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, सब्सिडरी लेजर्स क्रिएट होते हैं, कि हर हायरार्की है ना, कि एक एसेट्स क्रिएट होंगे, फिर लायबिलिटी, उसके एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट, फिर करंट एसेट्स के अंदर फर्दर कैश का अकाउंट खुलेगा, रिसीवेबल का अकाउंट खुलेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट हेड्स खुलेंगे जो हम बात करेंगे। ये बेसिकली जो एंट्री कर रहे हैं हम इसमें, ये जो अकाउंट लेजर्स खोल रहे हैं, इस लेजर्स के बाद हम इसमें कोई एंट्री भी पास करेंगे, तो उस एंट्री जो पास करने का मैंने मैकेनिज्म बताया था कि ट्रायल बैलेंस कहलाता है। उन सारे अगर अकाउंट को एक पेज के ऊपर लिख लें हम, ये सारे हमारे अकाउंट लेजर्स हैं, इन लेजर्स के अंदर इस वक्त क्या बैलेंस आ रहा है। ट्रायल बैलेंस एज ऑफ डेट होता है, यानी कि मैं किसी भी एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर उस ट्रायल बैलेंस को सिस्टम से एक्सट्रैक्ट करता हूँ सॉफ्टवेयर से, तो वो मेरा ट्रायल बैलेंस कहलाता है उस डेट का। उस डेट के ऊपर मेरे एसेट्स की पोजीशन क्या है, उस डेट पे मेरे लाइबिलिटी के लेजर्स की क्या पोजीशन है, उस डेट पर मेरे एक्सपेंसेस की क्या पोजीशन है, और उस डेट पे मेरे सेल्स की क्या पोजीशन है, इक्विटी की क्या पोजीशन है। तो ये ओवरऑल कम्बिनेशन होते हैं सारे अकाउंट्स का एक पेज के ऊपर, जो कि ट्रायल बैलेंस कहलाता है। और इस ट्रायल बैलेंस के अंदर अब हम बात करते हैं, उसी पर आ जाते हैं साइड पर। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैलेंस शीट आइटम है, उसका बिहेवियर क्या होता है, हम बेसिकली क्यों डेबिट करते हैं और क्यों क्रेडिट करते हैं, ये अब हम आप इस स्लाइड में सीखेंगे कि ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट होता क्या है। बेसिकली बैलेंस शीट आइटम से बात करते हैं हम शुरू से। नंबर वन एसेट होता है। नंबर वन एसेट अकाउंट जब भी इंक्रीज होगा कंपनी में, जब भी एसेट खरीदा जाएगा तो एसेट का अकाउंट होगा डेबिट। जैसे व्हीकल मैं परचेज कर रहा हूँ, होंडा कार परचेज कर रहे हैं, होंडा कार कंपनी के लिए, डायरेक्टर्स के लिए आ रही है, परचेज कर रहे हैं, तो एसेट डेफिनेटली होंडा कार के हिसाब से डेबिट होगा। और डेबिट होगा यानी कि इंक्रीज करेगा, जब भी इंक्रीज होगा कंपनी में एसेट तो उसको इंक्रीज को डेबिट किया जाएगा, व्हीकल डेबिट होगा। और कोई भी वेंडर का अकाउंट, जिस भी वेंडर से होंडा कंपनी की कार अगर हमने किसी XYZ वेंडर से लिए, तो उस वेंडर का लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जिस तरह से मैंने इसी के सामने लिखा हुआ है कि एसेट जब भी इंक्रीज होगा, तो अब हमने 50 लाख की गाड़ी खरीदी है, होंडा कार खरीदी है, तो उसके अंदर 50 लाख का एसेट मेरे पास सिस्टम में बैलेंस शीट में एसेट फॉर्म में क्रिएट हो गया। वाइस वर्सा उसका, उसकी जो क्रेडिट एंट्री होगी ये कहलाएगी लाइबिलिटी XYZ वेंडर की। तो उस वेंडर की लाइबिलिटी भी जब हम इंक्रीज करेंगे, उसको भी वाजिबात देने हैं, फ्यूचर में जाके देने हैं। आज 50 लाख की हमने गाड़ी खरीदी है, लेकिन हम 1 महीने बाद देंगे, तो उसकी आज मैं एंट्री जो करूँगा कि वो एसेट को करूँगा डेबिट और लाइबिलिटी XYZ वेंडर के नाम पर क्रेडिट। अगर मैं कैश की फॉर्म में उसी गाड़ी कार को परचेज करते हैं, होंडा कार को, तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए कि एसेट्स
होगा डेबिट विद 50 लाख। और जो कैश की फॉर्म में अगर मैं ज़ाहिर है डेफिनेटली पैसे दे रहा हूँ, हाँ हैंड टू हैंड कैश दे रहे हैं या बैंक का चेक बना के दे रहे हैं, उसी ऑन द स्पॉट वो क्रेडिट हो रहा है उस अकाउंट में, तो इस सूरत में मेरी एंट्री होगी एसेट डेबिट और बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट। अब इसी में ये बड़ी समझने वाली बात है कि मैं इसमें बैंक एक ही अकाउंट को यानी कि एसेट को ही डेबिट कर रहा हूँ और एसेट को ही क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ। अभी आपको ये फ्यूचर में बताऊंगा मैं कि कैश और बैंक और ये सब एसेट्स की कितनी फर्दर टाइप्स होती हैं, तो उसमें आपको पता लगेगा कैश बैंक कहाँ कवर करते हैं, लायबिलिटी इक्विटी कहाँ कवर करते हैं। तो बेसिकली एसेट एसेट ही अकाउंट है, व्हीकल भी एसेट है, और कैश और बैंक अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है वो भी हमारा एसेट है। एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जो एसेट है ना वो एसेट अकाउंट हमारा व्हीकल का अकाउंट डेबिट होके इंक्रीज हो रहा है। कार क्योंकि परचेज कर रहे हैं, कार आ रही है कंपनी की प्रेमिसेस में, तो डेबिट होने के बाद इंक्रीज होने के बाद एसेट हो गई, एसेट बन गया। वाइस वर्सा कैश डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बैंक बैलेंस से पैसे निकल रहे हैं हमारे उस वेंडर को, तो उसी अकाउंट को हम क्रेडिट करके डिफाइन कर देते हैं उसी एक एंट्री में, यानी कि एसेट डेबिट करके बैंक क्रेडिट कर देते हैं, 50 लाख से डेबिट 50 लाख से क्रेडिट। ये हमारी अकाउंटिंग एंट्री परफॉर्म हो जाती है और हम परचेज की रिकॉर्ड कर देते हैं, एसेट परचेज की। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ जो इनिशियल स्टार्टिंग एंट्री होती है कंपनी, किसी भी कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए, जो एक बिजनेसमैन कैपिटल लगाता है कंपनी में, तो सबसे पहले एंट्री होती है अगर उसने 1 करोड़ का कैपिटल सिस्टम में लगाया है तो वो डेफिनेटली बैंक डेबिट करेगा और कैपिटल का अकाउंट या इक्विटी का अकाउंट क्रिएट करेगा। अब इक्विटी का अकाउंट क्रेडिट करने से क्या हो रहा है उसका कि बैंक, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट अब कंपनी के अंदर पैसा ला रहा है, तो उसका मैंने बताया एसेट जैसे इंक्रीज करेगा तो बैंक डेबिट होगा। सिम वाइस वर्सा जो कैपिटल है उसकी जो नेचर है वो इक्विटी साइड पर है, तो इक्विटी साइड जब भी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी। इस तरह से ये एंट्री होती है कि बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ये इनिशियल एंट्री होती है। उसके बाद देर आफ्टर उसी बैंक के बैलेंस को आप डिफरेंट फॉर्म में यूटिलाइज करते हो, लाइक एक्सपेंसेस इनकर करने के लिए, एसेट एक्वायर करने के लिए, सैलरीज देने के लिए और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस को करने के लिए, या इन्वेंट्री जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए वो इन्वेंट्री एक्वायर करता है, इन्वेंट्री करने के बाद उसको रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है, सेमी फिनिश में फिर फिनिश में कन्वर्ट करता है। इस तरह से वो डिफरेंट फॉर्मेशन उसको एक्वायर करने के लिए जो भी रिकॉर्ड होगा दैट इज़ एसेट को जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट करना है, और इसी तरह से इक्विटी जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। सिमिलरली अब जब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड आइटम यानी कि सेल्स और एक्सपेंसेस के, तो इसके बिहेवियर भी मैंने उसके सामने आपके लिखे हुए हैं कि एक्सपेंस जब भी इंक्रीज करेगा यानी कि खर्चा जब भी होगा कंपनी का तो एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। सिमिलरली अगर हम सेल्स रेवेन्यू की बात करें कि कंपनी जब भी सेल करती है किसी भी कस्टमर को तो सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। तो इस तरह से अगर एक्सपेंसेस हमेशा नॉर्मली इंक्रीज ट्रेंड पे ही होते हैं, लेकिन अगर एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो डिक्रीज का मतलब क्या है भाई, अगर आपने गलती से भी किसी एक एक्सपेंस में रिकॉर्ड करना था और दूसरे एक्सपेंस के अकाउंट में हेड में गलती से रिकॉर्ड कर लिया, तो ये भी इसके अंदर भी ऑप्शन अवेलेबल है कि एक एक्सपेंस अकाउंट को आप क्रेडिट करके उसको ख़त्म करो और दूसरे अकाउंट में उसको सही अकाउंट में उसको डेबिट कर दो। तो यही एक एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट हुआ, एक एक्सपेंस अकाउंट में एंट्री इन हुई और दूसरे एक्सपेंस अकाउंट से एंट्री निकल के चली गई। तो ये डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट लाने का मकसद ही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये था कि उससे एक रूल ऑफ लॉ बने और ओवरऑल वर्ल्ड स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी आए, रिकॉर्डिंग प्रोसीजर सिमिलर हों, जिससे एफिशिएंसी भी आती है और अंडरस्टैंडिंग भी सेम होती है, और डिफरेंट कंपनीज के फाइनेंशियल्स को एक साथ असेसमेंट भी कर सकते हैं आप। मतलब टेबुलर शीट के ऊपर रख के उनकी सबके बैलेंस शीट, क्या एसेट्स लाइबिलिटी की पोजीशन रख के फाइनेंशियल हेल्थ सबकी साइमल्टेनियसली चेक भी हो सकती है कि इस कंपनी की क्या फाइनेंशियल हेल्थ है, इसकी क्या परफॉर्मेंस है, इसकी सेल्स क्या है, सबके ट्रेंड भी चेक हो सकते हैं कि इसका सेल्स इस सीज़न में ज़्यादा था, इसकी सेल इस सीज़न में ज़्यादा थी। फिर इसी तरह से सेल्स और एसेट का रेशियो क्या था, एक्सपेंसेस टू इनकम का रेशियो क्या था। तो ये डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज बनते हैं जिससे पता लगता है कि हमारी
उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। तो ये जो इस स्लाइड में हमने जो कवरेज की है वो बेसिकली डबल एंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग को मेजर किया है। अच्छा, इसमें एक बात दोबारा से मैं आपको रिकॉल कर दूं कि जो अगर आपने करेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड की है सिस्टम में, प्रॉपर एंट्रीज करेक्टली जिस तरह का मैंने बताया है कि जब जब एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे और जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, अगर ये रूल्स को फॉलो किया है तो आपका ट्रायल बैलेंस कभी भी आउट नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस का यानी कि फुटिंग बैलेंस, जो एस डेबिट का बैलेंस जो होता है और क्रेडिट का बैलेंस होता है, ये दोनों जो फुटिंग बैलेंस है इन सारे सब्सिडरी अकाउंट्स का, जो एसेट्स के सब्सिडरी अकाउंट्स होंगे, एक्सपेंस के सब्सिडरी अकाउंट्स होंगे, इन सब का टोटल अगर जो भी है, मैंने तो लेट से 10 लाख लिखा है, लेकिन अगर किसी का 1 करोड़ है या 50 लाख है तो ये 50 लाख डेबिट के और 50 लाख ही क्रेडिट के दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ही कहलाएगी कि सही अकाउंटिंग फॉलो हुई है। सही प्रॉपर एक अकाउंटिंग सिस्टम में जो है वो किसी ने, जिसने भी अकाउंटिंग एंट्री में गलती नहीं की, यानी कि डेबिट क्रेडिट में गलती नहीं की। हाँ, अगर उसने एक एक्सपेंस की जगह एसेट का अकाउंट ले लिया है गलती से, या एक्सपेंस की, क्योंकि दोनों की बिहेवियर सेम है, तो अगर उसने गलती से भी एक अकाउंट गलत ले लिया, एक्सपेंस की जगह एसेट का अकाउंट ले लिया, एसेट की जगह एक्सपेंस का अकाउंट ले लिया, तो ट्रायल बैलेंस आउट नहीं होगा। हाँ, अगर वो रिवर्स करता है कि लाइबिलिटी अकाउंट को डेबिट कर दिया जबकि लाइबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था, और दो अकाउंट को डेबिट क्रेडिट कर दिया, लाइबिलिटी अकाउंट को ही डेबिट किया, और इसी तरह से वाइस वर्सा एसेट अकाउंट को कुछ अनयूजुअल एंट्री करके या पार्शियल एंट्री की, एक जगह 1 लाख लिख दिया, एक जगह 50 हज़ार लिख दिए। और क्योंकि नॉर्मली कुछ सॉफ्टवेयर्स के अंदर ऐसा होता है कि डेबिट क्रेडिट एंट्री जब भी पोस्ट हो रही होती है तो वो चेक करता है सॉफ्टवेयर कि क्या डेबिट और क्रेडिट के बराबर है या नहीं है। अगर वो सॉफ्टवेयर ये इस चीज़ को चेक नहीं कर रहा कि एंट्री करते वक्त डेबिट और क्रेडिट इक्वल हैं और सिस्टम में पोस्टिंग करने की इजाज़त दे रहा है सॉफ्टवेयर, तो डेफिनेटली फिर तो ट्रायल बैलेंस आउट होगा ही। और यही चीज़ को ईआरपी ने काफ़ी हद तक, जो नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहे हैं, सैप सुपरनोवा, सैप में मैंने सैप सुपरनोवा की इम्प्लीमेंटेशन की है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी ओरेकल ईबीएस 12 की इम्प्लीमेंटेशन की है, तो उनके उनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उनके डेबिट क्रेडिट रूल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी होती है कि जो जो एक्सपेंस अकाउंट है वो मॉड्यूल बेस्ड चल रहे होते हैं। तो ये एक बहुत लंबा टॉपिक है कि सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रहा होता है कि बिहेवियर को गलत तरीके से एंट्री ना हो, और डेबिट क्रेडिट जब भी बराबर हो, इक्वल हो, तो ही पोस्टिंग हो, इससे पहले पोस्टिंग सिस्टम में जा ही नहीं सकती। तो यूज जो भी अकाउंटेंट है फिर वो इसके एरर के चांसेस कम हो जाते हैं अगर सॉफ्टवेयर इस चीज़ को रिस्ट्रिक्शन कर रहा है कि एसेट की ही रिकॉर्डिंग एसेट के अकाउंट में हो, एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग ही एक्सपेंस के अकाउंट में हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो नए सॉफ्टवेयर जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर से मुख्तलिफ है उसमें ये सब चीज़ें कवर होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। एसिड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो करंट एसिड्स कहलाते हैं और दूसरे नॉन करंट एसिड्स। और इसी तरह से सिमिलरली लाइबिलिटीज़ को भी दो ही हिस्सों में हमने ब्रेक करना होता है, और ये बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का फॉर्मेट है जो बैलेंस शीट के अंदर ही जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें एसेट साइड को दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एसेट्स में जो करंट एसेट्स हैं उसको टॉप पे लिखते हैं, फिर नॉन करंट एसेट्स को उसके नीचे लिखते हैं। इसी तरह से लाइबिलिटीज़ का जो सेक्शन होता है बैलेंस शीट में, उसके भी दो हिस्सों में बाइफर्केशन लाजमी मेंशन करी जाती है। बैलेंस शीट यानी कि करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी, ये होती क्या है, करंट और नॉन करंट का जो डिफरेंस है वो है क्या बेसिकली। करंट और नॉन करंट का सिंपल सा एक डिफरेंस है कि करंट एसेट्स वो होते हैं जो कि 1 साल में रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश होते हैं, यानी कि एक जो वो एसेट्स या वो असासे जो आप 1 साल में, 1 साल की मुद्दत में फ़ौरन कन्वर्ट कर सकें कैश की फॉर्म में, और उसकी जो टेन्योर होता है उसको भी, वो भी 1 साल का ही है, उसका 1 साल से ज़्यादा का टेन्योर नहीं है उस बिज़नेस में। उस बिज़नेस में एक्विजिशन का मकसद ही उसका 1 साल के पीरियड में उसको यूटिलाइज़ करना है। मैं इसकी मिसाल ऐसे दूँ कि इस तरह के एसेट्स के अंदर डिफरेंट होते हैं, लाइक इन्वेंट्री होती है, कंपनी जो ट्रेडिंग इन्वेंट्री एक्वायर करती है वो
विद इन अ पीरियड ऑफ एक एक वो तो एक महीने के अंदर भी सेल करने के लिए होती है, लेकिन उसको करंट एसेट में डिफाइन यूँ किया जाता है ब्रॉड कैटेगरी में करंट एसेट्स की, क्योंकि वो एक साल के अंदर इन्वेंट्री सेल हो रही होती है कस्टमर को, तो इसलिए उसकी जो इन्वेंट्री की पोजीशन है वो डिफाइन होती है करंट एसेट्स में। ये हम अभी इसकी फर्दर ब्रेकअप के वो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री होती है, प्रीपेड होते हैं, कैश होते हैं, ये सब हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इस स्लाइड के हिसाब से जो अभी की नॉलेज या अभी की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए ये अंडरस्टैंड करने के जो करंट एसेट्स होते हैं वो 1 ईयर का टेन्योर होता है उनका, और जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं जैसे व्हीकल्स कंपनी एक्वायर करती है, प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करती है, या फिर कंपनी फर्नीचर फिक्सचर कंपनी में इंस्टॉलेशन होती है, इसी तरह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है कि वो भी नॉन करंट एसेट्स है। तो इस तरह से ये जो भी एसेट्स जो लॉन्गर पीरियड के लिए एक्वायर होते हैं उन एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स में क्लासिफाई किया जाता है, और जो 1 ईयर से बिलो के पीरियड के लिए एक्वायर होते हैं उन एसेट्स को करंट एसेट्स कहा जाता है। सिमिलरली अगर हम इसी तरह से बात करें लाइबिलिटीज़ में अंदर के वाजिबात, कंपनी के जो वाजिबात हैं वो करंट लाइबिलिटी में अगर वो शो होते हैं जो जिनकी जो टेन्योर है, जिनकी जो मुद्दत है वो 1 साल के अंदर पेमेंट करने की है, कंपनी अगर कंपनी 1 साल में उसको पे करेगी या पे करने की लायबिल है, तो उस सूरत में उसको डिफ़ाइन करना होगा करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी के पोर्शन में। बैलेंस शीट में दो ही पोर्शन होते हैं, एक एसेट साइड पोर्शन होता है, लायबिलिटी एंड इक्विटी होती है। लायबिलिटी को दो हिस्सों में ब्रेक किया जाता है, करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। इसकी मैं मिसाल इस तरह से दूं कि एक आपने कोई गाड़ी कार परचेज़ की है या प्लांट परचेज़ किया है 5 साल के लिए, और 5 साल के लिए उसको परचेज़ किया है 50 लाख में, तो इस नेक्स्ट ईयर में आपको डेफिनेटली उसका अगर 5 साल की उसकी आपने टेन्योर बनाया है लीज का, और जो फाइनेंसिंग ली है उससे कंपनी से, बैंक से बेसिकली एक्वायर किया है उस एसेट को, बैंक से फाइनेंसिंग करवाई और वेंडर से परचेज़ किया, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी या व्हीकल होंडा कार लेट सपोज परचेज़ किया, तो वो जो वेंडर से एक्वायर किया है एसेट, और बैंक की फाइनेंसिंग यानी कि बैंक से लोन लेके बैंक से फाइनेंसिंग ले ली, बैंक से लोन ले लिया और उधर उसको पे ऑफ कर दिया, बैंक की लायबिलिटी है। तो इस सूरत में ये भी एक ट्रांजैक्शन हो सकती है और डायरेक्ट भी हो सकती है, यानी कि एक थर्ड पार्टी के थ्रू एक फाइनेंसर है, एक एसेट प्रोवाइड करने वाला है, तो इस तरह की भी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, और डायरेक्ट पार्टी भी हो सकती है कि कंपनी ही डायरेक्ट आपको दे रही है, यानी कि होंडा कंपनी ही आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर रही है कार और उसकी फाइनेंसिंग, तो आप कंपनी को ही होंडा की कंपनी को ही प्रोवाइड कर रहे हो वो मतलब जो उसकी वाजिबात हैं, जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, उस 50 लाख उस कंपनी को दोगे। अब डायरेक्ट आ गया है, मैं परचेज़ कर रहा हूँ एसेट और सामने वाली होंडा कार की कंपनी को पेमेंट करनी है। अब 50 लाख की जो वो एसेट है उसके अंदर 1 साल के अंदर मुझे पेमेंट करनी है 10 लाख। 10 लाख मैं हर साल पेमेंट करूँगा तो 5 साल के बाद वो 50 लाख की पूरी लाइबिलिटी वेव ऑफ हो जाएगी उस एसेट के अगेंस्ट। तो आज मैं अगर बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं ईयर एंड के ऊपर, तो मैं क्या बताऊँगा अगर मैं उसकी पेमेंट मैंने अभी तक नहीं की और मैं करूँगा नेक्स्ट ईयर में जाके पहले दिन पे जाके करूँगा, यानी कि आज मैं खड़ा हुआ हूँ 1 जनवरी को और मैं 31 दिसंबर को बैलेंस शीट बना रहा हूँ, और नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट जो मंथ होगा उसमें जनवरी में मैं पेमेंट करूँगा उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 10 लाख की। तो इस सूरत में अगर मैं 31 दिसंबर 2024 को अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो मैं उसके बैलेंस शीट में 10 लाख लिखूंगा करंट लायबिलिटी में और 40 लाख लिखूंगा मैं नॉन करंट लायबिलिटी में, क्योंकि मुझे इस नेक्स्ट ईयर के अंदर 10 लाख की पेमेंट करनी है और फर्दर मुझे 40 लाख की पेमेंट फॉर फ्यूचर 4 ईयर्स के अंदर जाके पेमेंट करनी है। तो ये लायबिलिटी और बैलेंस शीट का जो मैकेनिज्म है ये इस तरह से बनाया गया है कि आपके एसेट्स जब भी एक्वायर हों तो आप उसको रिकॉर्ड करें, लायबिलिटीज़ जब भी सेटल्ड हों तो उसको रिकॉर्ड करें। तो इसकी बेसिकली डिस्टिंक्शन ये होगी कि मुझे 10 लाख डिफ़ाइन करने होंगे करंट लायबिलिटी में, और नॉन करंट लायबिलिटी में मुझे डिफ़ाइन करने होंगे 40 लाख। तो ये एक स्ट्रक्चर है एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्लासिफाई करने के लिए। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में क्या करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में क्या डिफरेंसेस हैं,
और करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी में डिफरेंस बेसिकली वही टेन्योर का है, 1 ईयर एंड मोर देन 1 ईयर का। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एसेट की कितनी कैटेगरीज होती हैं? एसेट की कैटेगरीज अब हम बात कर रहे हैं कि एसेट्स, करंट एसेट्स कितने तरह के होते हैं और नॉन करंट एसेट्स कितने तरह के होते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द करंट एसेट्स, हम जब भी बैलेंस शीट देखते हैं उसमें दो तरह की कैटेगरीज होती हैं एसेट साइड पर, एक होती है करंट एसेट, एक भी नॉन करंट एसेट। अब उस करंट एसेट्स के अंदर फर्दर जो सब हेड्स आ रहे होते हैं वो ये वाले हेड्स आ रहे होते हैं। कैश और बैंक बैलेंस का हेड आ रहा होता है करंट एसेट में, इन्वेंट्री का हेड आ रहा होता है, स्टोर एंड स्पेयर एंड लूज टूल्स का आ रहा होता है, और ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर ये एक आ रहा होता है कि रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर कितना है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये भी आ रहा होता है। इसमें तो प्रीपेड अगेंस्ट एक्सपेंसेस, टैक्स ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट या सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीवेबल। इस जितने भी करंट एसेट्स हैं इनमें से जितने भी ये सारे करंट एसेट्स हैं सबको एक साल के इसकी पीरियड, जो पीरियड ऑफ लाइफ है वो एक साल की है। तो इसलिए डिफ़ाइन करता है जो रूल, अकाउंटिंग रूल डिफ़ाइन करता है कि करंट एसेट्स में जो डिफ़ाइन होंगे रिसीवेबल्स, वो रिसीवेबल्स जो हैं वो करंट एसेट्स में डिफ़ाइन होंगे। और इसी तरह से इन्वेंट्री है, कंपनी में कोई भी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री एक्वायर होती है, अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उस सूरत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई ना कोई रॉ मटेरियल उससे एक्वायर करना पड़ता है वेंडर से, और उस रॉ मटेरियल को वो कन्वर्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के थ्रू, और उस जब प्लांट में वो मशीनरी में इंस्टॉलेशन करता है, उस रॉ मटेरियल को इंजेक्ट करता है उस पाउडर फॉर्म में, फिर उससे वो मोलेसेस और डिफरेंट 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 प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो पहले तो रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट में, यानी कि उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, वो हर डिपार्टमेंट से गुजरता हुआ डिफरेंट डिपार्टमेंट से होता हुआ एंड स्टेज पे जाके फिनिश गुड में कन्वर्ट होगा। तो ये जो अब मैं क्योंकि ये मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, बैलेंस शीट में एसेट्स की बात कर रहा हूँ, तो ये बैलेंस शीट एज ऑफ डेट है, आज की दिन पे, यानी कि ईयर एंड के ऊपर अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए मेरे पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री की टोटल वैल्यू कितनी है। अब वो रॉ मटेरियल पाउडर की फॉर्म में भी होगा, केमिकल की फॉर्म में भी होगा, रॉ मटेरियल मे बी पॉसिबल लिक्विड की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में हो, रॉ मटेरियल गैस की फॉर्म में, गैशियस कोई ऑक्सीजन गैस कंपनी में एक्वायर हुई है रॉ मटेरियल की फॉर्म में रखी है, तो वो भी रॉ मटेरियल कैन बी ऑफ वेरी टाइप। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इन्वेंट्रीज होती हैं उसके एक्वायर करके वेयर हाउस में रखा जाता है, और इन्वेंट स्टोर डिपार्टमेंट में रखा जाता है, और स्टोर डिपार्टमेंट से वो इशुएंस होती है उस रेलिवेंट डिपार्टमेंट के लिए। तो ये जो कहलाती हैं सारी इन्वेंट्रीज को रॉ मटेरियल कहते हैं। और इन रॉ मटेरियल के बाद जब ये इशुएंस हो जाती है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास, तो वो डेफिनेटली वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बन जाता है, और वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजरते हुए फिर एंड प्रोडक्ट तक जाता है। अगर तो वो रॉ मटेरियल डायरेक्ट फिनिश गुड में मैन्युफैक्चर उसी वक्त वर्क इन प्रोसेस में कन्वर्ट हुआ और फिनिश गुड में हो गया, तो वर्क इन प्रोसेस की एंट्री पास होगी और फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसकी मिसाल ऐसे दूं कि अगर वर्क इन प्रोसेस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, अब लाइक अपेरल इंडस्ट्री की बात करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल है कपड़ा। अगर मैं मेरा बिज़नेस है कपड़े सीकर फॉरवर्ड करना, जो भी रिटेल है, इस तरह से रिटेल इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूँ, जे डॉट की, खाड़ी है और जलबरी है, अलकरम है, तो ये इनका जो मॉडल है वो बेसिकली अगर कपड़ा बनाने का नहीं है तो इनका रॉ मटेरियल इस कंपनी का होगा बेसिकली फैब्रिक। फैब्रिक ये एक्वायर करेंगे किसी भी मिल से और अपने पास गोडाउन में उस रॉ मटेरियल की फॉर्म में उसको रख लेंगे। रॉ मटेरियल फिर वो जो रॉ मटेरियल है यहाँ पर क्लासिफाई होगा उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट वैल्यू। ये जब कटेगा उसके बाद कटिंग होने के बाद स्टिचिंग होगा, स्टिचिंग होने के बाद इसके बाद डिफरेंट प्रोसेस से गुजरेगा, वॉशिंग होगा, वॉशिंग के बाद ये फिनिशिंग में जाएगा, डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज इस पर अप्लाई होंगी, और एम्ब्रॉयडरीज अप्लाई होने के बाद फिर असेंबलिंग होगा, असेंबलिंग होने के बाद फिर जो है वो एक जगह पैकिंग डिपार्टमेंट है, उस पैकिंग डिपार्टमेंट में सारे यूनिट्स को असेंबल करके एक जगह पे रखा जाएगा, फिर उसके पैकिंग डिपार्टमेंट से उसको खूबसूरत से एक जो है वो बॉक्स में प्रेस रखा जाएगा, फिर उसके बाद ये पैकिंग डिपार्टमेंट से वेयर हाउस में ट्रांसफ़र हो जाएगा।
तो ये जो रॉ मटेरियल से यानी कि फैब्रिक जो स्टार्ट हुआ था और उससे लेकर ये जो पैकिंग से पहले तक, यानी कि मैंने स्टिचिंग डिपार्टमेंट के बाद ये गया वॉशिंग के पास, तो स्टिचिंग डिपार्टमेंट से या वॉशिंग वर्किंग प्रोसेस, जब ये फिनिश गुड क्या था, बेसिकली फिनिश गुड तो वही अपैरल का गारमेंट है। गारमेंट बना है फिनिश गुड, फिनिश गुड से पहले डिपार्टमेंट यानी कि पैकिंग डिपार्टमेंट से पहले तक जितना भी प्रोसेस हुआ वो क्या कहलाएगा, वो सारा वर्क इन प्रोसेस है। यानी कि कटिंग हुआ, कटिंग के बाद स्टिचिंग हुआ, ये डिफरेंट डिफरेंट कट पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ, कट पार्ट्स को दोबारा असेंबल किया गया। तो ये रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस सेमी फिनिश में कन्वर्ट होता है मटेरियल, और फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होता है फिनिश गुड में। इसकी नेक्स्ट मिसाल जैसे मैंने दी थी, एक रूह अफ़ज़ा कंपनी है। रूह अफ़ज़ा कंपनी एक लिक्विड सिरप बनाती है, लिक्विड सिरप जो कि जूस के फॉर्म में यूज़ होते हैं और डिफरेंट इससे मशरूबात बनते हैं। तो उसका रूह अफ़ज़ा का डेफिनेटली रॉ मटेरियल होगा एक तो शुगर, एक होगा उसका जो रेड कलर है, उसका तीसरा रॉ मटेरियल होगा पानी, और मे बी और अदर्स उसके जो है ना वो अगर डिफरेंट जो है ना वो खुशबू के लिए डिफरेंट एसेंस यूज़ करते हैं, तो वो सारे इनके रॉ मटेरियल होंगे रूह अफ़ज़ा कंपनी के लिए, रूह अफ़ज़ा प्रोडक्ट के लिए। तो रूह अफ़ज़ा के लिए अब वो जैसे जैसे इशुएंस होगी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वो रॉ मटेरियल सेमी फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट होगा और उसका फिनिश गुड में। तो ये जो बैलेंस शीट में जो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री डिफाइन हो रही होती है, उसकी कॉस्ट वैल्यू डिफाइन हो रही होती है कि अभी तक उस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी कॉस्ट वैल्यू तक वो बन चुका है। यानी कि वर्क इन प्रोसेस के ऊपर मैं अगर बात करूं कि स्टिचिंग स्टेज के ऊपर मेरा वर्क इन प्रोसेस जो है वो मटेरियल का भी होगा, उसमें मटेरियल भी लग चुका है पूरा, और उस पर कुछ लेबर भी अप्लाई हो चुकी है। यानी कि मैंने जो है ना स्टिचिंग की कुछ लेबर सैलरीज भी दे चुका हूँ उसी को बनाने के अंदर, पिछले डिपार्टमेंट में और इस डिपार्टमेंट में भी। तो वर्क इन प्रोसेस कहलाता है कि वो कॉस्ट वैल्यू जो कि इन्वेंट्री को बनाने में रिक्वायर हुई और वो सेमी फिनिश फॉर्म में उस डिपार्टमेंट में स्टैंड करती है एट कॉस्ट वैल्यू, इसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। इसी तरह से ये वर्क इन प्रोसेस जब फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इन्वेंट्री में वही बात है कि तीन तरह से हमें इन्वेंट्री डिफाइन करनी है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड। तो फिनिश गुड की जो कॉस्ट है उस पैकिंग डिपार्टमेंट से वेयर हाउस में कन्वर्ट हो गई। तो सिस्टम में अगर मैं बात करूँ बैलेंस शीट, मैं आज बना रहा हूँ 31 दिसंबर को, और मेरे वेयर हाउस के अंदर बहुत सारी इन्वेंट्रीज रखी हुई हैं जिसकी एक कॉस्ट वैल्यू है, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस होते हुए एक अमाउंट आई है, पैकिंग कॉस्ट, स्टिचिंग कॉस्ट और वॉशिंग कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट होने के बाद, क्लब होने के बाद एक कॉस्ट बनी उस प्रोडक्ट की। वो प्रोडक्ट की कॉस्ट यहाँ डिफाइन होती है फिनिश गुड में। फिनिश गुड में डिफाइन जो होती है वो वही वैल्यू के कितने यूनिट्स हैं कंपनी के वेयर हाउस में और कितनी जो है ना उसकी कॉस्ट वैल्यू है। तो यहाँ इन्वेंट्री में जो करंट एसेट्स में जो डिफाइन होते हैं वो एट कॉस्ट रिकॉर्ड होती है। स्टोर स्पेयर एंड लूज टूल्स जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में हम बात करें तो स्टोर स्पेयर जैसे कि फैक्ट्री के अंदर प्लास, स्क्रू, आने डिफरेंट तरह के औजार यूज़ होते हैं जो कि परफॉर्म होते हैं उस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। वो उसका पार्ट नहीं होते इस प्रोडक्ट का, लेकिन वो उसके अंदर पार्ट एंड पार्सल होते हैं उसको बनाने के लिए। सुई, नीडल हो गई, तो ये नीडल स्टिचिंग के अंदर नीडल हो गई, धागा तो बेसिकली प्रोडक्ट का पार्ट ही बनता है, लेकिन नीडल उस प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनता। तो ये कुछ बहुत सारे स्टोर स्पेस एंड लूज टूल्स की फॉर्म में इन्वेंट्रीज होती हैं जो कि कंपनी में कंज्यूम हो रही होती हैं। पहले वो इन्वेंट्री में एक्वायर होती हैं और फिर वो इशुएंस हो रही होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो इन्वेंट्री को हम, एक तो इन्वेंट्री हो गई, स्टोर स्पेस एंड लूज टूल्स को हम यहाँ कवर करते हैं अकाउंटिंग रूल में। इसी तरह से कस्टमर सेल्स जब भी होंगी, तो अगर क्रेडिट पर हो रही हैं, यानी कि क्रेडिट पर कस्टमर को बेच रहे हैं, कैश पे नहीं सेल ऑफ कर रहे हैं, तो उस सूरत में एंट्री जो होती है वो कस्टमर रिसीवेबल डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होती है, ये बेसिक सी एंट्री होती है। कभी भी किसी भी कंट्री का को कस्टमर को जब बेचेंगे बहुत सारे यूनिट, यानी कि 100 यूनिट बेचें और 10 रुपये के रेट के ऊपर, तो 1000 रुपये की एक वैल्यू आई सेल्स की जो कि कस्टमर से रिकवर करनी है फ्यूचर किसी 1-2 महीने के बाद। तो आज मैं जो अगर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अक्रूवल बेसिस के अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए, तो मुझे एंट्री करनी है रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। अगर आज ही मैं कैश पे कलेक्शन कर रिसीव
सेल कर रहा हूँ, कैश पे सेल कर रहा हूँ, तो इस वक्त एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट या बैंक क्रेडिट, बैंक डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। तो ये जो है वो एंट्री है जो कि अगर कैश बेसिस पे हम सेल कर रहे हैं या बैंक और डायरेक्ट कस्टमर की तरफ से चेक आया और बैंक में क्रेडिट हो गया, तो उस सूरत में मैं बैंक डेबिट करूँगा और सेल्स क्रेडिट कर दूंगा, फिर मुझे रिसीवेबल्स के थ्रू उसको राउटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स में बेसिकली वो रिसीवेबल्स या वो कस्टमर के बैलेंसेस आते हैं जो कि इनसे लेना होता है कंपनी को, इनसे इनसे उधार होता है, वो मजा उनसे लेन रिसीवेबल्स बनते हैं कंपनी के, और इस तरह से वो फ्यूचर डेट के अंदर उसको सेट ऑफ करते हैं पेमेंट बाय पेइंग चेक्स। तो एक तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स की बात होगी। फिर हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं कंपनी की फॉर 1 साल के पीरियड के लिए, लेट सपोज कंपनी के पास आइडल फंड्स आ गए, एक्स्ट्रा फंड्स आ गए जो कि अब वो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में भी यूज़ नहीं कर रहे, वो उससे उनकी कोई सैलरीज भी पे नहीं करनी है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी पे नहीं करने। फिर कंपनी के पास कोई लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऐसा आया कि जो अभी शॉर्ट पीरियड के अंदर अच्छा सा कोई रिटर्न मिल रहा है, तो कंपनी कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करती है। लाइक एक कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा रखी हुई थी कंपनी के पास, और वो फंड्स को यूटिलाइज करके, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में करते तो उससे प्रॉफिट कम बनता, तो कंपनी कभी ये भी डिसीजन लेती है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके उस प्रॉफिट को एक्वायर कर ले। अब इस तरह से प्रॉफिट किस तरह से ये होता है कंपनी का, जैसे स्पेशल सेविंग के रेट्स हैं, अगर कम कंट्री लेवल पे बात करें, पाकिस्तान लेवल पर, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट स्कीम्स आती हैं, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो इस तरह के सर्टिफिकेट्स होती हैं, या फिर कंपनी ने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, स्टॉक शेयर्स में, किसी कंपनी की थर्ड कंपनी की जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में जाके ट्रेडिंग करी, उसके जो है ना शेयर्स बाय किए, और चंद दिन के बाद उसका जो है ना वो प्राइस अप होने शुरू करी, शेयर्स प्राइस की, कंपनी के शेयर प्राइस को इन्होंने सेल किया मार्केट में, और दोबारा से अपने वही वैल्यू ऑफ मनी जो इन्होंने इन्वेस्ट की थी उस शेयर्स में, उसको रिकवर करके कंपनी के पास ले आया और प्रॉफिट भी बना लिया। तो ये इस तरह की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बहुत सारे कंपनी ओनर्स डिफरेंट फॉर्म में ले रहे होते हैं, जो कि उस बेसिकली आपके बिजनेस का पार्ट नहीं होता, लेकिन क्योंकि उस कैपिटल को जो कैश की फॉर्म में आपने रखा हुआ है कंपनी के अंदर, उसको आप यूज़ कर रहे हो किसी और पर्पज़ के लिए, तो उसको हम डिफाइन करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि वो भी डेफिनेटली अगर हमने किसी को दे दिए, वो पैसे हमने इन्वेस्ट करके थर्ड पार्टी बैंक, हमने वो इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स के बैंक सर्टिफिकेट्स हमने ले लिए, अब उससे हमें लेने भी तो है, वो भी एक्चुअली रिसीवेबल ही तो है, तो इस रिसीवेबल की जो अमाउंट है उसी को ही तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कि हमने एक करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, अब 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ही हमारा रिसीवेबल है उस कंपनी से, तो इसको भी डिफाइन करते हैं हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। बेसिकली वो भी एक चला एक्चुअली रिसीवेबल ही है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड अगेंस्ट एक्सपेंसेस। इसकी बेहतरीन मिसाल है वो है इंश्योरेंस एक्सपेंस। कंपनी जब भी इंश्योरेंस करवाती है अपने बिजनेस प्रेमिसेस का भी करवाती है, कभी जो है वो व्हीकल्स अपने जो कंपनी के अंदर एक्वायर हुए होते हैं उसका भी होती है इंश्योरेंस, और कंपनी कभी जो है वो फायर इंश्योरेंस भी करवाती है। कंपनी जो किसी भी फैक्ट्री के अंदर अगर फायर लग जाए तो उसके लिए भी जो है वो कवरेज हो इंश्योरेंस कंपनी से, ताकि इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी कभी भी लायबिल बन जाए अगर फायर के केस के अंदर, उनसे वो पैसा रिकवर करें। तो बेसिकली इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए आप एक एग्रीमेंट करते हो उस इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से। अब एक अगर आपने जो इंश्योरेंस एग्रीमेंट किया है उस कंपनी से 12 महीने के लिए, यानी कि 12 मंथ के लिए एक आपने इंश्योरेंस एग्रीमेंट किया, और उस 12 महीने में 12 महीने में 12 लाख का आपने इंश्योरेंस एग्रीमेंट किया। तो यहाँ पर ये जो प्रीपेड अगेंस्ट एक्सपेंसेस आ रहा है, बेसिकली ये वो 12 महीने के लिए आपने एक्वायर किया है वो इंश्योरेंस,
लेकिन मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ आज, तो उस सूरत में मेरा प्रीपेड एक्सपेंस क्या होना चाहिए? देखिए बैलेंस शीट में मैं, क्योंकि मैंने तो अभी तो मैंने वो सर्विसेज रिसीव ही नहीं की इंश्योरेंस की, उसका पूरा एक 12 महीने का पीरियड बाकी है। तो बैलेंस शीट जब मैं अगर रिकॉर्ड देख रहा हूँ आज की पोजीशन पे, क्योंकि मैं पे कर चुका हूँ उस इंश्योरेंस कंपनी को 12 लाख, तो मेरी एंट्री हुई प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस एज एन एसेट, करंट एसेट्स डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। ये मैंने एक एंट्री की और बैंक का चेक बनाया और मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। तो अब जो है वो होगा ये कि जब मैं जैसे जैसे मैं उसकी वो एक्स इंश्योरेंस को यूज़ करते हुए हर महीना क्रॉस कर रहा हूँगा, तो मुझे एक एंट्री सिस्टम में डालनी होगी, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ 1 लाख। ये मैंने 12 लाख की इंश्योरेंस ली है 12 महीने के लिए, तो एक महीने के अंदर जब भी क्रॉस होता रहेगा एक एक महीना, तो मैं एक एंट्री पास कर रहा हूँ इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस रेट, और ये मैं हर महीने के एंड पे जब जब मेरा एक्सपायर होगा इंश्योरेंस, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सिमिलरली अब मैं बात करता हूँ टैक्स ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से हर वक्त या तो आपको टैक्सेस की फॉर्म में या लाइबिलिटी बन रही होती है कंपनी की, या फिर रिसीवेबल बन रहा होता है। इसकी मैं मिसाल ऐसे दूं कि जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, पाकिस्तान में इसको सेल टैक्स कहते हैं। सेल टैक्स जो गवर्नमेंट से रिकवरेबल होता है वो ऐसा होता है कि हम परचेज पे जब भी परचेज करते हैं कोई भी इन्वेंट्री, तो इस इन्वेंट्री के ऊपर गवर्नमेंट एक सेल टैक्स लगाती है। गवर्नमेंट का रूल है कि आपने सेल टैक्स लगा के ही वैल्यू एडेड फॉर्म में आगे देना है। कि अगर 1 लाख की उस इन्वेंट्री की वैल्यू है, तो अगर 15% का सेल टैक्स है, तो 1,15,000 के हिसाब से इनवाइस करनी है नेक्स्ट पार्टी को। तो वो जो 15,000 होते हैं बेसिकली वो पार्टी गवर्नमेंट को जमा करा देती है उस सेल टैक्स रिटर्न में। फिर वो हमारे सेल टैक्स उसने अपने पोर्टल पे जमा कराया सेल टैक्स रिटर्न में, हमारे अपना जो सेल टैक्स का जो पोर्टल होगा, हम उस पोर्टल में जाके देखेंगे कि डेफिनेटली उसका वो अमाउंट जो उसने डिपॉजिट किया है क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये जो अमाउंट है रिकवरेबल अमाउंट इट इज़ कॉल्ड, क्योंकि ये गवर्नमेंट से रिकवर करना होता है हमें इस पोर्टल के थ्रू उस डिफरेंट फॉर्म में। अब ये एक मैंने एक मिसाल दी वैल्यू एडेड टैक्स की, सेल टैक्स की। इस तरह से और भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जो कि विथ होल्डिंग टैक्स की फॉर्म में नेक्स्ट पार्टी डिडक्ट कर रही होती है ऑन द पेमेंट ऑफ कस्टमर चेक। जब भी हमारा चेक दे रहे होते हैं तो वो डिडक्शन कर लेते हैं। ये एक रूल होता है कि सामने वाली पार्टी को जब भी पेमेंट करो तो विथ होल्डिंग एजेंट जो है वो डिडक्शन कर लेता है। तो वो जो डिडक्शन करता है बेसिकली वो मुझे एडजस्ट करना होता है अपने फ्यूचर के टैक्सेस से। तो वो जो टैक्स अब मैं एडजस्ट डायरेक्टली तो कर नहीं सकता इस तरह से, मुझे वो कोई ना कोई फॉर्म में पोर्टल पे जब जमा होगा वो अमाउंट, तो फिर मैं इसको एडजस्ट कर सकूँगा। सेल टैक्स का भी पोर्टल होता है, एफपीआर का पोर्टल होता है और इसी रेवेन्यू बोर्ड का। तो हर तरह की टैक्स अथॉरिटीज़ का अपने कंट्री के अंदर एक पोर्टल होता है। उस पोर्टल के ऊपर ये सेल टैक्स रिटर्न और इनकम टैक्स रिटर्न जमा होते हैं, वहाँ से वो रिकवर करके रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो टैक्स अगर गवर्नमेंट से आपका बैलेंस शीट मैं आज बना रहा हूँ, यानी कि एक 31 दिसंबर 2024 को अगर मैं बना रहा हूँ बैलेंस शीट, तो उस वक्त मेरा जो भी गवर्नमेंट से रिसीवेबल है इन द फॉर्म ऑफ एनी टैक्सेस, चाहे वो सेल टैक्स रिसीवेबल है, चाहे इनकम टैक्स रिसीवेबल है, चाहे एक्स्ट्रा प्रॉफिट प्रॉपर्टी टैक्स अगर मैंने जमा करा दिया वो है, या फिर बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे एक्स्ट्रा टैक्स कट गए हैं जो कि नहीं कटना चाहिए था वो भी रिकवरेबल है। तो वो सारे एक्सपेंसेस जो टैक्स ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट हैं वो इधर रिपोर्ट होते हैं एज अ करंट एसेट रिसीवेबल की फॉर्म में। नेक्स्ट है सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीवेबल। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीवेबल इस तरह का है कि कोई भी कस्टमर अगर इसके बहुत सारे अरेंजमेंट्स होते हैं ना सिक्योरिटी डिपॉजिट के। कंपनीज सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों देती हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए वो कंपनीज रिक्वायर करती हैं क्योंकि उनको दूसरे पे भरोसा नहीं होता कि वो किसी भी वक्त जो है वो डिफ़ॉल्ट के कर जाएगा और उसकी जो ड्यूज़ हैं वो रुक जाएंगे। तो अक्सर जो कंपनीज़ होती हैं वो सामने वाली कंपनी से एग्रीमेंट करने से पहले कहती हैं कि आप हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट चेक की फॉर्म में या कैश की फॉर्म में डिपॉजिट करवाएं, तो फिर हम आपसे फ़र्दर ट्रेड और ट्रांजैक्शन करेंगे। तो इस तरह की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की अमाउंट्स होती हैं जिसमें आप एम्बिग्यूटी होती है कि सामने वाली पार्टी देगी नहीं देगी,
तो वो जो अमाउंट रिसीव होती है उसको एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट सिस्टम में लिखा जाता है। अब इस केस में अगर वो करंट एसेट्स में डिफाइन हो रही है सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीवेबल में, तो इट मीन्स कि मैंने किसी को सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, और क्योंकि उसको मेरे पर भरोसा नहीं है तो डेफिनेटली मैंने उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है। इसकी बेहतरीन मिसाल ऐसे है कि जब भी हम के इलेक्ट्रिक और या फिर गवर्नमेंट के अंदर इंपोर्ट करने जाते हैं, तो इंपोर्ट में जो कस्टम क्लियरिंग है वो हमसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के अक्सर चेक्स हमसे लेते हैं। तो वो चेक्स हमारा बेसिकली हमें जो है वो दोबारा रिकवर करने हैं। जब हमारी इंपोर्ट हो जाएगी हम उसकी पेमेंट कर देंगे कंपनी की। अगर इंपोर्ट हो रही है डिफरेंट इन्वेंट्री बाहर से, फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में आ रही है, तो उन सारी इन्वेंट्रीज पे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो गवर्नमेंट हमसे लेगी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, और हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे। अब जब वो गुड्स आएंगी और फिर हम जो है वो रिकवर करेंगे, और वो रिकवर करने के बाद जो भी पेमेंट करेंगे ड्यूटीज़ की और ड्यूज़ की, जब हम पेमेंट करेंगे तो डेफिनेटली वो सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा गवर्नमेंट दोबारा देने की मजाज है। इस तरह से ये यानी इसकी कोई भी अरेंजमेंट बन सकती है, गवर्नमेंट भी दे सकती है सिक्योरिटी डिपॉजिट और हमसे, या फिर हम किसी थर्ड पार्टी से डीलिंग कर रहे हैं और वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रखें, तो वो भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान में तो नॉर्मली जो स्क्रैप का काम हो रहा है उसमें जो कस्टमर होते हैं जो लेके जाते हैं स्क्रैप, बेसिकली वो कंपनी के अंदर एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर एक ह्यूज अमाउंट डिपॉजिट करवा देते हैं, ताकि उनका वो जो बिज़नेस डीलिंग है वो हर्ट ना हो। उन्होंने एक बिज़नेस डीलिंग करने के बाद एक ह्यूज अमाउंट एक कंपनी को दे दिया सिक्योरिटी डिपॉजिट की फॉर्म में। अब कंपनी लायबिल है कि वो किसी और वेंडर को वो गुड्स नहीं देगी, चाहे वो स्क्रैप के फॉर्म में निकलता है या लूज टूल्स के फॉर्म में निकलता है, तो वो मजाज होगी क्योंकि वो एग्रीमेंट में लिखा है कि आपने किसी और को नहीं देना। तो ये इस तरह के बहुत सारे अरेंजमेंट बन सकते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के। ये तो सारे थे वो जो करंट एसेट्स जो कि रेडिली कन्वर्टेबल होते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो उनको हम करंट एसेट्स में डिफाइन करते हैं बैलेंस शीट में। तो हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की। तो नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं वो बेसिकली प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं, जो टेंजिबल फॉर्म में। करंट एसेट्स में दो नॉन करंट एसेट्स में दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है, टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल। जो टेंजिबल हैं वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और इसी तरह से व्हीकल्स हैं, व्हीकल, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर एसेसरीज, ऑफिस इक्विपमेंट। ये जो भी एसेट्स एक्वायर करती है कंपनी फॉर ऑपरेशनल एक्टिविटी को एक्टिवेट करने के लिए, ये सारे जो भी एसेट्स एक्वायर करती हैं ये टेंजिबल फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की लोकेशंस पर रखे होते हैं। तो ये क्योंकि इनका पीरियड ऑफ यूजेज जो है या इनका जो बेनिफिट प्रोवाइडिंग जो टेन्योर है वो मोर देन 1 ईयर है, तो इसलिए ये टेंजिबल एसेट्स में क्लासिफाई होते हैं, टेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स। इसी तरह से इनटेंजिबल भी होती हैं। इनटेंजिबल एसेट्स भी कौन कौन से होते हैं? वो नॉन करेंट एसेट्स जो लाइक सॉफ्टवेयर, गुडविल। अगर कंपनी कोई सॉफ्टवेयर एक्वायर करती है और वो सॉफ्टवेयर एक लॉन्ग अरसे तक कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, कोई इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर की जितनी भी लाइफ है उस लाइफ के हिसाब से उसको उसमें सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर इसकी अमोर्टाइजेशन होती है। एज टेंजेबल एसेट्स की डेप्रिसिएशन सिस्टम में रिकॉर्ड होती है, उसकी लाइफ के हिसाब से उसको ज़ीरो वैल्यू तक लेकर आया जाता है उस टेन्योर तक, जिस टेन्योर तक की उसकी लाइफ है उस एसेट की। तो टेंजेबल एसेट्स जो है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई होती है, पर ईयर के हिसाब से एक एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है जिससे ये इसकी एसेट की वैल्यू डाउन होने शुरू होती है। तो इंटेंजिबल्स हैं नॉन करेंट एसेट्स, उनकी जो डिटोरेशन है या उनकी जो वैल्यू क्योंकि कोई भी एसेट एक्वायर करते हैं तो वो फ्यूचर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही एक्वायर करते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू हो जानी होती है ज़ीरो। तो इन द बुक्स ज़ीरो होती है, डेफिनेटली उसकी मार्केट वैल्यू कोई ना कोई एग्जिस्ट करती है, लेकिन बुक्स में उसकी हर वैल्यू जो है वो डेफिनेटली रिपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक ख़र्चा ही है। लेकिन वो ख़र्चा क्योंकि वन यकमुश्त किया गया है, एक साथ किया गया है, तो उसको एक ही साल में सारा एक्सपेंस में रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड नहीं कर सकते
तो टैक्स अथॉरिटीज़ इसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि सारा खर्चा आपने एक ही साल में अगर प्लांट एंड मशीनरी लिया और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ है 1 करोड़ रुपए की और उसने 80 लाख रुपए का जो है वो प्लांट ले लिया है, तो एक ही साल के अंदर अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस में लेगी तो सारा का सारा एक्सपेंस में आ जाएगा, तो इतनी तो पहले साल में सेल ही नहीं हुई। तो कंपनी जो अथॉरिटीज़, टैक्स अथॉरिटीज़ भी और अकाउंटिंग अथॉरिटीज़, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी यही डिफ़ाइन करते हैं कि आपने उस एसेट को उसकी लाइफ ऑफ द एसेट के ऊपर डिवाइड करना है। कि अगर 10 लाख का एसेट है और 10 साल की उसकी टेन्योर है, लाइफ है, तो हर साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो चार्ज होगा एक एक लाख रुपए का, और 10 साल के बाद उस एसेट की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो इन द बुक्स, इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये तो थे करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड कि एसेट्स की कुछ और फर्दर क्लासिफिकेशन भी लोग अपने पास करते हैं, बट इट इज़ नॉट एज मच रिक्वायर्ड मैंडेटरी बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। रिक्वायरमेंट यही है जो मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में आपको बताई, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स की। लेकिन ये एसेट क्लासीफाई अगर फर्दर आप चाहते हैं इसको कि हम एसेट्स को और भी मज़ीद क्लासीफाई करें कि फ़िज़िकल फॉर्म में, टेंजेबल या नॉन टेंजेबल, इंटेंजेबल की फॉर्म में, फिर इसी तरह यूजेज की फॉर्म में करें तो हम ऑपरेटिंग कौन से एसेट्स हैं और नॉन ऑपरेटिंग कौन से एसेट्स हैं। फिर इसी तरह थर्ड क्लासिफिकेशन ये भी हो सकती है कि कन्वर्जन की फॉर्म में कि फिक्स एसेट्स कौन से हैं जो टेंजेबल फॉर्म में है, और करंट एसेट्स कौन से हैं, फिक्स एसेट्स कौन से हैं और करंट एसेट्स कौन से हैं। तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं जो कि वर्ल्ड वाइड फॉलो हो रही हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स का वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटी की कितनी तरह की कैटेगरीज होती हैं। लाइबिलिटी की कैटेगरीज में हमने टाइप पढ़ी थी करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज़ में सबसे पहली लाइबिलिटी आ रही है ट्रेड क्रेडिटर्स पेबल। ट्रेड क्रेडिटर्स पेबल वही पेबल हैं, क्रेडिटर्स हैं जिनको आपने पैसा देना है, जिनसे आपने इन्वेंट्री एक्वायर कर ली थी, और उन सारे वेंडर्स की जो भी लाइबिलिटी आ रही है उन सबको सम अप कर दें तो ये ट्रेड क्रेडिटर्स कहलाते हैं। अब किसी की आपने पार्शियल पेमेंट भी की होगी तो जो रिमेनिंग पेमेंट है ना वो यहाँ पर आएगी, जो पेमेंट कर दी वो तो ज़ाहिर है ऑफसेट हो गई उसकी लाइबिलिटी से उसी टाइम पे। यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर जो लाइबिलिटी पोर्शन में जो ट्रेड क्रेडिटर्स आते हैं वो अमाउंट डिफाइन होगी जो कि उसको हमने पे करनी है आज की डेट में। अगर मैं 31 दिसंबर 2024 की बात कर रहा हूँ तो मुझे आज जो पे करने हैं वेंडर को, उस सारे वेंडर्स का जो टोटल सम है उसकी वैल्यू कहलाती है ट्रेड क्रेडिटर पेबल। इसी तरह से बात करते हैं अक्रूड लाइबिलिटीज़। अक्रूड लाइबिलिटीज़ जो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एक कंटिन्यूएशन बेसिस पर आ रहे होते हैं जो और आपको फ्यूचर में पे करने ही होते हैं, तो अक्रूवल्स रिकॉर्ड की जाती हैं कंपनी की बुक्स में। अक्रूवल्स कौन कौन सी हो सकती हैं, लाइक आपकी यूटिलिटीज एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं कि अभी बिल तो नहीं आया लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल लास्ट मंथ मेरा 1 करोड़ आया था, तो डेफिनेटली इस मंथ भी मेरा 1 करोड़ के नियर अबाउट ही आएगा। तो अगर मैं उसको फ्यूचर एक्सपेंस को एसरटेन कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं आज इस दफ़ा आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को मैं आज क्लोज कर रहा हूँ, तो मुझे वो वाले एक्सपेंसेस को भी सिस्टम में रिकॉर्ड कर देना चाहिए जो कि हो तो चुके हैं, एक्सपेंस हैज़ बीन इनकर्ड बट इट इज़ नॉट बीन पेड। These expenses must be recorded on relevant month। मैचिंग प्रिंसिपल यही कहता है कि जिस मंथ का रेवेन्यू है उस मंथ में रिकॉर्ड करें, और जिस मैचिंग प्रिंसिपल ये भी कहता है कि जिस मंथ का एक्सपेंस है उस मंथ में रिकॉर्ड करें। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी, और फिर इस तरह की है, फिर हम प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पे फिर बाद में बात करेंगे कि और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट ये है कि करंट लाइबिलिटी में क्या डिफ़ाइन होता है, वो वही सारी लाइबिलिटीज़ डिफ़ाइन होती हैं जो कि मुझे आज की डेट पे करना है। अब उसमें शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी हो सकती हैं, डिविडेंड पेबल भी हो सकते हैं, टैक्स ड्यू टू गवर्नमेंट जो हमने बात की थी। अब टैक्स ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट वहाँ पड़ा था एसेट्स में कि गवर्नमेंट से रिकवर करने, यहाँ करंट लाइबिलिटी में हम बात कर रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट को पे करने हैं टैक्स ड्यू टू गवर्नमेंट, कि हमें इतनी लाइबिलिटी पे करनी है गवर्नमेंट को। इसी तरह से अगर कोई कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है,
लेट सपोज वही 10 साल के लिए 10 ईयर्स के लिए एक लोन लिया हुआ है, जो कि जिसका पर ईयर की इंस्टॉलमेंट है 1 लाख रुपए। तो आज की डेट पर मैं और ये मैं पे करने जा रहा हूँ, मैं आज खड़ा हुआ हूँ, स्टैंड करता हूँ 31 दिसंबर 2024 को, और नेक्स्ट मंथ में मैं जाके इसकी पेमेंट करूँगा जो मैंने लोन लिया हुआ है। तो मैं आज की डेट पे जब बैलेंस शीट बनाऊँगा तो मुझे ये डिफ़ाइन करना होगा कि मुझे मेरी करंट लायबिलिटी क्या है और मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। तो जो मेरी करंट लायबिलिटी है वो डेफ़िनेटली 1 लाख है, इस साल की लायबिलिटी मेरी 1 लाख है, और जो बाकी 9 लाख है वो मैं नॉन करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड करूँगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट ईयर का जब बैलेंस शीट बनाऊँगा मैं इसी ईयर नेक्स्ट ईयर की ईयर की, तो उस वक्त मेरी ये लायबिलिटी पे ऑफ हो चुकी होगी और मेरी लायबिलिटी 9 लाख से स्टैंड कर रही होगी। फिर 9 लाख से मैं आ जाऊँगा 8 लाख पर, और 1 लाख लायबिलिटी को मैं ऑफसेट उसको करंट लायबिलिटी में ले जाऊँगा, और इस तरह से ये एक पूरा प्रोसीजर हर साल के हिसाब से 1-1 लाख रुपए करके माइनस होता रहेगा, और 10 साल के बाद ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी फुली सेटअप हो जाएगी अगेंस्ट दोज लोन। तो ये करंट लायबिलिटी में ये डिफाइन होता है करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। और डेफिनेटली करंट लायबिलिटीज़ तो हैं ही, जो सैलरीज पेबल हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर आपने सैलरीज पे करनी है नेक्स्ट मंथ, और आज इस महीने की बैलेंस शीट में बना रहा हूँ, इस महीने के एंड की, तो डेफिनेटली सैलरी एक्सपेंस डेबिट करूँगा, और सैलरी के एक्सपेंस तो मुझे इस महीने के अंदर रिकॉर्ड करना ही करना है। जब मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड करूँगा तो लायबिलिटी क्या रिकॉर्ड करें, फिर उसका वाइस वर्सा क्रेडिट क्या रिकॉर्ड करें। सैलरी एक्सपेंस तो डेबिट कर लिया मैंने, एक्स पेबल क्रेडिट रिकॉर्ड करने के लिए मुझे कोई ना कोई तो अकाउंट लेना होगा। वो बेसिकली मैं जब क्रेडिट पे पेमेंट कर रहा हूँ अपने सैलरी स्टाफ को, तो मैं रिकॉर्ड करूँगा सैलरीज पेबल क्रेडिट, और उससे मेरी लायबिलिटी पोजीशन भी सेट हो जाएगी, और एक्सपेंस मेरा रेलिवेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस पोर्शन में डिफाइन भी हो जाएगा। इसी तरह से नॉन करंट लायबिलिटी की बात करें तो लॉन्ग टर्म लोन पेबल और डेफर्ड लायबिलिटीज़ जो हैं, इसी तरह से लीज लायबिलिटीज़ हो गई, या पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पेबल। तो ये सारी वो लायबिलिटीज़ होती हैं नॉन करंट लायबिलिटी जो जिसका टेन्योर है मोर देन 1 ईयर पीरियड। 1 साल से ज़्यादा कंपनी को पे करना होता है, 1 साल से ज़्यादा के अरसे में पे करना होता है वो उन लायबिलिटीज़ को। वो यही है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ भी होती हैं, लॉन्ग टर्म लोन पेबल भी होते हैं, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयमेंट जो स्टाफ है उनको देना होता है, तो वो भी डिफाइन होते हैं। इसी तरह से लीज लायबिलिटीज़ भी होती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इक्विटी कैटेगरी। इक्विटी कैटेगरी डिफाइंड, जैसे मैंने बताया था बैलेंस शीट के अंदर तीसरा पोर्शन, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात कर रहे थे हम, एसेट लायबिलिटी एंड इक्विटी। तो एक्स एसेट्स नंबर 1 के हमने डिफरेंट है सब हेड्स पढ़ लिए, कितने तरह के बनते हैं, लायबिलिटीज़ के भी पढ़ लिए कितने तरह के। इसी तरह से नंबर थर्ड पर हम अब इक्विटी के फर्दर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि इक्विटी होती कितनी तरह की है। इक्विटी में जब भी हम बात करते हैं तो कोई भी कंपनी बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैपिटल से स्टार्ट होता है। बेसिकली वो कैपिटल ही इक्विटी कहलाता है कंपनी का, और सरमाया जिसे बोलते हैं उर्दू में। तो कैपिटल अगर किसी पर्सन या इंडिविजुअल ने इन्वेस्टमेंट की है अपने बिजनेस के अंदर, उस अमाउंट ऑफ कैपिटल को हम इक्विटी कहेंगे। लेकिन अगर कोई पेड अप कैपिटल है, किसी शेयर होल्डर्स ने मिलके उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होता है कि एक पब्लिक ऑप्शन पब्लिक प्रॉस्पेक्टस आता है, उस प्रॉस्पेक्टस के बाद सब जो है वो उस आईपीओ में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। उस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में एक पेज होता है जिसपे लिखा जाता है कि इतने शेयर्स आप कंपनी के लेने जा रहे हैं, और उस पेज के तहत हर इंडिविजुअल जो शेयर होल्डर है वो उतनी अमाउंट बैंक में जमा कराता है और वो शेयर्स एक्वायर कर लेता है। ये तो वो हैं जो शेयर्स एक्वायर करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू, जो बिल्कुल ही न्यूली फॉर्मुलेट हुई है कंपनी ऑन स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनके शेयर्स भी जो अक्वायर होते हैं, वो भी जो उनके शेयर होल्डर्स हैं बेसिकली वो सारा जो पैसा होता है वो उन शेयर होल्डर्स का ही होता है जिन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होती है। तो मैं अगर उस कंपनी की बात करूं, उस कंपनी की अगर बैलेंस शीट की बात करूं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसके इक्विटी पोर्शन के अंदर जो पेड अप कैपिटल का जो पोर्शन है वो लिखा हुआ आ रहा होगा कि शेयर होल्डर्स इक्विटी अमाउंट।
ये शेयर होल्डर्स इक्विटी अमाउंट वो होगी जो उस स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को पे करना पे करना है, यानी कि उस अमाउंट को पे करना है अपने शेयर होल्डर्स को, क्योंकि वो ही उन्होंने ही उस कंपनी को फॉर्मुलेट करके आज इस पोजीशन में पहुंचाया कि वो आज परफॉर्म कर रही है और स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड भी हो रही है और अपनी एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रही है। तो ये शेयर होल्डर जो जो जिनकी इनकी इन्वेस्टमेंट होती है उस लिस्टेड स्टॉक कंपनी के अंदर, उनकी शेयर होल्डर्स की इक्विटी में उनका अमाउंट डिफाइन होता है। इसी तरह से जो इंडिविजुअल्स हैं उनका उस बिजनेस के बैलेंस शीट के अंदर जो इक्विटी पोर्शन है उनका कैपिटल डिफाइन होता है। और थर्ड में आप आते हैं रिटेन अर्निंग। मैंने अभी जो बात की थी ना स्टार्टिंग के अंदर के प्रॉफिट एंड लॉस जब भी बनता है तो उसमें मैं जब भी ईयर एंड के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करता हूँ ओवरऑल कंपनी का, तो उसमें सेल्स से जब मैं एक्सपेंसेस को माइनस करता हूँ तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। वो जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, मुझे उसको उस प्रॉफिट एंड लॉस को लेके जाना होता है, उसको ट्रांसफ़र करना होता है रिटेन अर्निंग के अंदर। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही है मैंने जो बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड अकाउंट यानी कि सेल्स के सारे अकाउंट, एक्सपेंसेस के सारे अकाउंट को क्लोज करना होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द पीरियड, ताकि वो नेक्स्ट पीरियड के लिए बिल्कुल फ्रेश ज़ीरो से अपीयर होते हैं। और फिर वो उस साल की परफॉर्मेंस को, उस साल की सेल्स और एक्सपेंसेस को ही डिफरेंस लेके चल रहे होते हैं पूरे साल में। वो पिछले साल के सेल्स एंड एक्सपेंसेस से गड़बड़ नहीं होती, मिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि एक साल की परफॉर्मेंस जस्टिफाई हो गई, फाइनलाइज हो गई और ट्रांसफ़र हो गई रिटेन अर्निंग में। तो उसको उस दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस में कैरी फॉरवर्ड करने का कोई सेंस नहीं बनता, और यही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कहता है कि आपने हर साल की एक्टिविटी को क्लोज करना है और उसको अमाउंट को, प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफ़र कर देना है रिटेन अर्निंग के अंदर। अब ये रिटेन अर्निंग का किसी कंपनी की रिटेन अर्निंग बन रही होगी, किसी कंपनी की रिटेन लॉसेस बन रहे होंगे। वो क्यों? क्योंकि किसी कंपनी के रिटेन लॉसेस क्यों बन रहे होंगे कि एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और सेल्स का अमाउंट कम होगा, तो डेफिनेटली कोई लॉस कैरी क्रिएट हो रहा होगा उस साल के अंदर। उस साल में एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए और सेल्स कम हो गई। और ये एक्सपेंसेस क्यों ज़्यादा हुए हैं ये भी आपको मैं बता दूँ, वो बहुत सारी दफ़ा इन्फ्लेशन हो जाता है जिसकी वजह से कंपनी वो अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन नहीं कर पाती, कॉस्टिंग को मेंटेन नहीं कर पाती और एक्सपेंसेस ओवर स्टेट कर जाते हैं, और सेल्स का अमाउंट मार्केट से रिकवर नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से सेल्स कम हो रही होती हैं। तो सेल्स कम होने से भी जो डिफरेंस है सेल्स और एक्सपेंसेस का वो लॉस में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये बता है कि रिटेन लॉसेस जो है ना कंपनी के बनते हैं, वो बेसिकली सेल्स जब अंडर स्टेट हो जाती हैं और एक्सपेंसेस जब ओवर स्टेट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली फिर क्या होता है कि रिटेन लॉसेस में कन्वर्ट हो जाती है कंपनी। और फिर एक वक्त आता है उनका वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जो चलाने की पोजीशन होती है वही नहीं रहती। करंट एसेट्स क्या कहते हैं? जो रेडली अवेलेबल होते हैं एसेट्स फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, और करंट लायबिलिटीज़ वो होती हैं कि शॉर्टर पीरियड 1 ईयर पीरियड के अंदर जो भी लायबिलिटीज़ पे करनी है। तो इन दोनों का डिफरेंस ही एक्चुअली वर्किंग कैपिटल कहलाता है कि वर्किंग कैपिटल के अंदर आपका कितना कैश फ्लो अवेलेबल है टू टू जस्टिफाई टू सेट ऑफ दी करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, तो ये हमने बात करी कैपिटल इक्विटी के पोर्शन में। एक तो कैपिटल होता है और जिसमें कैपिटल डिफाइन होता है, कैपिटल की वैल्यू डिफाइन होती है। पेड अप कैपिटल नेक्स्ट जो शेयर होल्डर्स होते हैं उस कंपनीज के अंदर पेड अप कैपिटल है, स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी। थर्ड पर हम आते हैं तो रिटेन अर्निंग एंड लॉसेस की बात कर रही है हमने। फिर नंबर फोर्थ पॉइंट है कि इक्विटी के अंदर अगर कभी इन जो डायरेक्टर है वो ड्राइंग कर रहा है बिजनेस से। ड्राइंग का मतलब ये है कि बिजनेस से वो कैपिटल निकाल रहा है, और जब निकालेगा और परमानेंटली निकाल रहा है। एक होता है रिसीवेबल पेबल के कंपनी के डायरेक्टर ने लिए पैसे तो निकाल नहीं सकता, लेकिन ये है कि अगर इन एनी केस उसको इमीडिएट नीड आ जाती है और वो निकाल रहा है उस बिजनेस से, तो उस जो विड्रॉल बाय ओनर है डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं डिफाइन रिकॉर्ड होना चाहिए समय। तो वो रिकॉर्ड होगा, बेसिकली कैपिटल को माइनस करेगा वो। कैपिटल उससे रिड्यूस होगा, जो भी ड्राइंग उसने उस ओनर ने जितनी भी अमाउंट की है उस ड्राइंग को आप कैपिटल से रिड्यूस करेंगे तो पता लगेगा कि नेट इक्विटी, उस नेट वर्थ कंपनी की नेट इक्विटी कितनी है, कितनी उसकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है। ठीक है,
इसी तरह से कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि जब बहुत ज़्यादा रिटेन अर्निंग का अमाउंट होने लगता है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होने लगता है कंपनी का, तो वो उस कुछ अमाउंट जो रिटेन अर्निंग का है ना, वो रिजर्व्स की फॉर्म में फिक्स कर देती हैं, ताकि ये अमाउंट जो है वो अब हमें छेड़ना नहीं है, इसको यूज़ नहीं करना, और उसको किसी ना किसी रिजर्व फॉर्म में किसी की जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ये रिटेन कुछ अमाउंट कुछ इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर देते हैं कि भाई इसको नहीं छेड़ना, बाकी जो जितने भी एसेट्स हैं उनको हमें यूटिलाइज करना है। तो रिजर्व्स बेसिकली जो कहलाते हैं कंपनी के, जो जनरल रिजर्व होते हैं वो रिजर्व होते हैं जो रिजर्व्स, ताकि आपके कोई भी एसेट्स की फॉर्म में कोई ना कोई ब्लॉक हुआ होगा और इधर रिजर्व्स की फॉर्म में, तो ये बेसिकली एक दूसरे को वाइस वर्सा बैलेंस शीट में कर रहे होते हैं। ये अमाउंट हमने ब्लॉक कर दिए फॉर सर्टेन इन्वेस्टमेंट या फॉर सर्टेन परचेज, कोई फ्यूचर में कोई परचेजिंग करनी है, इस प्रॉफिट की अमाउंट जो हम जमा की है इस कंपनी ने उसको किसी भी फॉर्म में, तो उसको रिज़र्व कर लिया फॉर परचेजिंग सम एसेट, उसको रिज़र्व में रख लेते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह से कंपनी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको अलाउ करता है कि आप अपने इक्विटी पोर्शन में इस तरह से बाइफरकेट करके रखें, क्योंकि आप यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी इसको देखने वाला है उस बैलेंस शीट को और प्रॉफिट लॉस को, उसको एक आंख से ही जो है वो या एट अ ग्लांस उसको नज़र आ जाए कि क्या है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की। इसी तरह से जब हमने अब इक्विटी की भी बात कर ली से और लाइबिलिटीज़ की भी बात कर ली और एसेट की भी बात कर ली, तो फोर्थ जो हमने बताया था कि फोर्थ कोड जो होता है रेवेन्यू का, उसके सब हेड्स होते हैं सप्लाईज एंड सर्विसेज रेवेन्यू। मैंने बताया था सेल्स के अंदर दो तरह से ही आप सेल्स कर सकते हो, एक सप्लाईज की फॉर्म में सेल कर सकते हो या फिर कंपनी जो है वो सर्विसेज देती है। अब इन्वेंट्री जो सेल्स होती हैं, इन्वेंट्री बेस्ड सेल्स होती हैं, उसको उसमें एक्सपोर्ट सेल्स भी हो जाती हैं, लोकल कंट्री सेल्स भी हो जाती हैं, या फिर स्क्रैप सेल्स भी हो जाती हैं, या कोई बाय प्रोडक्ट कंपनी की बन रही है। बाय प्रोडक्ट वो कहलाती है कि एक कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू एक काम कर रही है, रॉ मटेरियल कर रही है, उसके बाद उससे कोई बाय प्रोडक्ट निकल रहा है। अब इसकी बेहतरीन मिसाल ऐसे है जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने एक शुगर इन इसमें शुगर कंपनीज जो होती हैं शुगर केन से कन्वर्ट करके उसमें से मोलेसेस निकालती हैं, मोलेस शुगर केन के बाद उससे मोलेसेस निकलने के बाद बगास निकलता है, बगास से फिर जो है वो डिफरेंट बुरादा और वो सब उससे छोटा छोटा, मतलब पहले तो महलूल निकलता है जिससे गुड़ बनता है। तो शुगर केन जो गन्ना होता है, गन्ने से जब बनता है गुड़, गुड़ को सुखाया जाता है और उसको उसी फॉर्म में भी सेल ऑफ किया जाता है। फिर कुछ कंपनी उस गुड़ को मज़ीद रिफ़ाइन करती हैं, शुगर उससे निकालती हैं, तो उससे शुगर निकालते हैं, तो उससे जो महलूल होता है मोलेसेस, उसमें से मल्टीपल बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं गन्ने में से, और उस गन्ने में से अल्कोहल, बहुत ही फ्रेश अल्कोहल जो शराब में यूज़ होती है और वाइन में यूज़ होती है, वो भी इससे निकलती है बहुत ही क्वालिटी की। तो वो सेल ऑफ होती है और वो एक्सपोर्ट सेल्स भी होती हैं उसकी, जो कंपनीज करती हैं, जो इसकी एक्सट्रैक्शन करती हैं और फिर उसके बाद गन्ने से बनाती हैं। और इसी से ही डिफरेंट जो है ना वो लेमिनेशन शीट्स भी बनती हैं। जो इसका बगास निकलता है, जो आखिरी का गन्ने का जो बुरादा होता है, तो वो बेसिकली बाय प्रोडक्ट कहलाता है। ये सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली। इंटेंशन तो ये थी कि इससे शुगर बनानी है, जो गन्ना जो उगा रहे हैं वो बेसिकली इसके लिए, लेकिन उससे जो बाय प्रोडक्ट्स बननी है कि अल्कोहल बन रहा है और उसी तरह से, तो गन्ने की कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं होती। शुगर केन की हर उसमें से निकलने वाली प्रोडक्ट को यूटिलाइज होते हैं और वो उस यूटिलाइजेशन से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे लेमिनेशन शीट्स और वुडन शीट्स जिसे कहते हैं, जिससे डिफरेंट आर्टिकल्स बनते हैं, फर्नीचर बनता है। तो ये चिप बोर्ड की फॉर्म में और लासानी की फॉर्म में डिफरेंट जो शीट्स बनती हैं, तो बेसिकली शुगर केन इंडस्ट्री से ही जो निकलने वाला वेस्ट है वो यूटिलाइज होता है। तो उसकी जो सेल होती है वो भी बाय प्रोडक्ट सेल कराएगी कंपनी, अगर उसको बाय प्रोडक्ट शुगर कंपनी इसको एक्सट्रैक्ट करके बना दी तो वो भी बनेगी। तो एक तो बात मैंने अब यहाँ पर की इन्वेंट्री बेस्ड सेल। इसी तरह से सर्विसेज रेवेन्यू, कुछ कंपनीज सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही होती हैं। अब कुछ कंपनी जैसे आईटी कंपनीज आईटी सर्विसेज दे रही हैं, कुछ सपोर्ट सर्विसेज दे रही हैं, रिमोट बेसिस पे जो है ना वो कनेक्ट करके उस कंपनी से किसी दूसरे क्लाइंट से जो है वो
पैसे भी रिकवर कर रही हैं और उसकी रिजॉल्व भी कर रही हैं आईटी के इश्यूज़। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी बेस्ड कंपनीज होती हैं। इसी तरह से जो है वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक पूरी इंडस्ट्री है, जो कि इनके बड़े बड़े ट्रॉलर्स और व्हीकल्स चलते हैं, और वो इस तरह से बहुत सारे ट्रैवल जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी है। इस तरह से डिलीवरी सर्विसेज बहुत सारी जैसे फूड पांडा पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो फूड पांडा वर्ल्ड वाइड और भी बहुत सारी जगह अवेलेबल है जो कि डिलीवरी करती है, फूड की भी डिलीवरी कर रही है, कोई पैसेंजर लेके जाना है तो वो भी। तो इस तरह से फूड पांडा की और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि एज ए क्लासीफाई होती हैं सर्विसेज रेवेन्यू में। तो इनकी जो बेसिकली सेल्स हैं वो सर्विसेज रेवेन्यू कहलाती है, और जिनकी इन्वेंट्री बेस्ड होती हैं वो सप्लाईज ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाईज कहलाती हैं। तो इस तरह से कमीशन इनकम जो होती है, ये भी कमीशन इनकम भी सर्विसेज में क्लासीफाई होता है, क्योंकि ये भी एक कमीशन एजेंट अपनी कोई भी कमीशन सर्विसेज देता है और उसकी कमीशन अर्न करता है, तो ये कमीशन बेस्ड सर्विसेज भी होती हैं। इसी तरह से फाइनेंशियल एडवाइज़री होती हैं। कुछ कंपनीज जब भी कोई नया काम करने जा रही होती हैं या फिर किसी जगह फर्दर इन्वेस्टमेंट करने जा रही होती है, तो उसकी जानकारी लेने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो फाइनेंशियल एडवाइज़री सर्विसेज भी लेती हैं। और फाइनेंशियल एडवाइज़री सर्विसेज बेसिकली जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं उनके बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस और उसके वो सारी ड्यू डिलीजेंस करती हैं, तो उससे पता लगता है फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। कोई भी बैंक दूसरे बैंक को जब अक्वायर करता है तो उससे पहले ड्यू डिलीजेंस का एक प्रोसेस होता है। वो ड्यू डिलीजेंस एक्चुअली वो फाइनेंशियल एडवाइज़री जो एडवाइज़र होता है वो उसकी ड्यू डिलीजेंस कर रहा होता है, उसकी जानकारी, उसकी इंफॉर्मेशन लेकर इसकी ओवरऑल कितनी फाइनेंशियल हेल्थ है, इसकी बैलेंस शीट या पोजीशन है, इसके एग्जिस्ट करते भी हैं एसेट्स या नहीं एसेट्स एक्वायर करते, सिस्टम में बैलेंस शीट में आ रहे हैं एसेट्स, लेकिन फिजिकली उनकी वो हालत नहीं है जो वैल्यू में आ रही है बैलेंस शीट के अंदर। तो इस तरह की बहुत सारी एडवाइजरी सर्विसेज जो है कंपनीज प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो इसका जो रेवेन्यू है, इसकी जो सेल है, उसको कहा जाता है कि फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज। इसी तरह से अब हम बात करते हैं कंसल्टेंसी रेवेन्यू। कंसल्टेंसी सर्विसेज भी होती हैं। कुछ कंसल्टेंट्स डिफरेंट फॉर्म में कुछ रिमोट बेसिस पे ही काम कर रहे होते हैं। कुछ कंसल्टेंट्स जो है वो आईटी कंसल्टेंट्स भी होते हैं। अब आजकल तो ओवरसीज़ कंसल्टेंट्स भी हैं। कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं जो कि कोई मशवरा दे रहे होते हैं कि काउंसलिंग कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। तो कंसल्टेंट्स की बेतहाशा एक लाइन है डिफरेंट इस फील्ड में। तो कंसल्टेंट का जो रेवेन्यू होता है ये भी क्लासीफाई होता है सर्विसेज रेवेन्यू में। इसी तरह से कोई कंपनी रिपेयरिंग सर्विसेज दे रही है तो ये भी रिपेयरिंग में ही आती है। अब इसमें कोई छोटे मोटे टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं तो वो सप्लाईज होती हैं, लेकिन बेसिकली इनका ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो सर्विसेज रेवेन्यू में डिफाइन होता है। तो रेवेन्यू या सेल्स की दो ब्रॉड कैटेगरीज हो गई, एक तो सप्लाईज इन्वेंट्री बेस्ड सेल्स और सर्विसेज रेवेन्यू बेस्ड सेल। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सपेंस की कैटेगरीज की, जो कि फिफ्थ कोड है हमारे इस पूरे प्रोसेस का, जो कि हम बैलेंस शीट और पीएनएल जब बात कर रहे थे। तो ये एक्सपेंस जो आता है ये प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड जो आइटम है उसका एक मेन जो आर्टिकल है, जो इंग्रेडिएंट है एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में से वही सेल्स में से जो एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। ये फिफ्थ जो कोड है एक्सपेंस कैटेगरी का, इसके अंदर हम डिफरेंट जो अकाउंटिंग हेड्स देखते हैं वो इस तरह के होते हैं कि मेन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने डिफाइन किए हैं कि इसको तीन हिस्सों में ब्रेक किया जाता है एक्सपेंसेस को, जो कि एक तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन जाते हैं और जो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल होके सेल्स से माइनस हो जाते हैं। तो ये बेसिकली ये जो एक्सपेंसेस हैं ये ओवरहेड्स कहलाते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस को दूसरा नाम ओवरहेड्स भी कहा जाता है, और इट इज़ इंक्लूडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये होते किस तरह के फैक्ट्री के खर्चे, वो ये होते हैं कि फैक्ट्री के सेलिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज एक्सपेंसेस भी होते हैं। फैक्ट्री के इंश्योरेंस अगर ली हुई है तो वो भी, जो भी रिलेटेड है फैक्ट्री से एक्सपेंसेस रिलेटेड, वो सिर्फ फैक्ट्री में ही आएगा, वो ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, नॉन ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। ये इस दिमाग में आप
जो है ना वो अंडरस्टैंड कर लें कि फैक्ट्री एक्सपेंस से जो रिलेटेड जो भी इंश्योरेंस एक्सपेंस है, फैक्ट्री की रिपेयर मेंटेनेंस है, चाहे वो उसकी मशीनरी की है या फिर उसके वहाँ एसी लगा हुआ है, वॉट एवर द केस, फैक्ट्री के जो भी खर्चे हैं वो उसमें डिफाइन होते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि क्यों रिकॉर्ड करते हैं। फैक्ट्री रेंट एक्सपेंस हो गया, फैक्ट्री यूटिलिटी एक्सपेंस, एसिड एसिड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो ये इसकी वजह फैक्ट्री के इसमें रिकॉर्ड करने की वजह ये है कि इसके जो फैक्ट्री के खर्चे हैं ना वो ऑपरेशनल, हमारा ऑपरेशन क्या है, हमारा ऑपरेशन अगर एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना है, तो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ही नहीं सही से असरटेन कर सकता तो मैं बेचने के लिए मुझे क्या पता लगेगा कि मैं किस अमाउंट पे सेल करूँ। तो मुझे पहले ये तो पता लगे फैक्ट्री की मेरी अपनी कॉस्ट क्या आ रही है, इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या आ रही है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आ रही है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करके मेरी सेल कॉस्ट सेल्स वैल्यू कितनी है कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ऑफसेट करे और मेरा डिफरेंस प्रॉफिट बचे। वो फिर भी मेरा 25% मार्जिन बच रहा है कि 30% मार्जिन बच रहा है, ये डिपेंड करता है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि फैक्ट्री के जो एक्सपेंसेस हैं, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के अंदर 3 तरह के ही एलिमेंट होते हैं। एक मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, जो मटेरियल इनमें कंज्यूम्ड होता है उसको उसको डिफाइन करता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। दूसरा डिफाइन करता है लेबर या सैलरी एक्सपेंस, और तीसरा होता है ओवरहेड। ये ओवरहेड, ये सारे जो फैक्ट्री सैलरीज एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये सारे वो हैं जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड हैं। लेकिन अगर मैं इनमें जो प्राइमरीली बात करूं कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस में जो मटेरियल जो कंजम्पशन मटेरियल एक्सपेंस है और मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, वो जो खर्चा आ रहा है लेबर का, ये दो जो है ना वो डायरेक्ट मटेरियल हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, इसलिए इसको डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को क्या कहा जाता है, कन्वर्जन कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर जो अमाउंट है, इसको हम जो है वो डिफाइन करते हैं एक्सपेंस की कैटेगरी में। फिर इसी तरह से हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं जो उस बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए जो सैलरीज दे रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रखा हुआ है, जो ओवरऑल अकाउंटिंग की मैनेजमेंट लेके चल रहा है या परचेज की मैनेजमेंट लेके चल रहा है, तो ये सारे हेड्स की जो सैलरीज होती हैं, उन उनकी सैलरीज एक्सपेंस भी होते रहते हैं। उसमें ऑफिस सप्लाईज भी हो सकती हैं, उसमें रेंट भी हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो क्लासिफाई होते हैं वो ऑपरेटिंग खर्चों में शामिल होते हैं। इसी तरह से कंपनी के अंदर एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कहलाते हैं वो जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस रोड से भी हो सकता है, बाय रोड भी हो सकता है, बाय सी भी हो सकता है, बाय एयर भी हो सकता है। और इसी तरह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो फ्यूल एक्सपेंस यूज़ होता है उन व्हीकल्स में जो कि डिलीवरी करके आती हैं हमारी प्रोडक्ट को टू सेल द प्रोडक्ट, तो उसमें जो भी फ्यूल एक्सपेंस यूज़ होता है मार्केटिंग वालों का और एडवर्टाइजमेंट हम जितनी भी करते हैं, ये भी इसी में ही कवर करता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में। इसी तरह से उन्हीं व्हीकल्स की जो रिपेयर हो रही होती हैं जो सेलिंग पर्पस के लिए हैं, तो उन सारे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को भी हम कवरेज करते हैं एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं हमारी बिजनेस की कोर एक्टिविटी को, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को। तो इससे ये तो हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर हम नंबर थर्ड पे बात करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब वो खर्चे हो गए जिनका डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, मतलब हैं तो वो बिजनेस का पार्ट, लेकिन वो उस ऑपरेशन से रिलेट नहीं है जो कि हमारी प्रोडक्ट को बनाने के लिए है। तो उस